हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल जूनियर असिस्टेंट प्रैक्टिस सीरीज, जिसके प्रत्येक सेट में आपके 40 क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत 20 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल और 20 क्वेश्चन आपके सामान्य जीके के सम्मिलित किए गए हैं। यह प्रैक्टिस सीरीज आपकी टारगेटेड प्रैक्टिस सीरीज है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत को 7वीं बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है। यह मानवाधिकार परिषद का सदस्य कब तक रहेगा? दिसंबर 2028, दिसंबर 2029, दिसंबर 2031, दिसंबर 2030 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि मानवाधिकार परिषद का सदस्य भारत कब तक रहेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दिसंबर 2028 तक रहेगा। लेकिन जो आपको याद रखना है इसमें कि स्टेटमेंट ऑलरेडी दे रखा है कि भारत को कौन सी बार आपका सदस्य चुना गया है, तो 7वीं बार सदस्य इसका चुना गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दिसंबर 2028 तक। हाल ही में अनंत गोविंद को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है? फिक्की, एसबीआई, आईसीसी, नाबार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर आपका जो अनंत गोविंद है वहाँ पर गोइंका लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका? अनंत गोविंद नहीं है ये शब्द, अनंत गोइंका है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले आ चुका है इससे रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे याद रखना है ये शब्द कौन सा है आपका, अनंत गोइंका है। किस संस्था का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है, हाल ही में इन्हें फिक्की का आपका अध्यक्ष बनाया गया है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड है या फिर कार्यकाल है वो कब तक आपका रहने वाला है। तो इनका कार्यकाल रहने वाला है 2025 से लेकर 2026 तक। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे रिप्लेस्ड वाला भी क्वेश्चन पूछ ले। तो उन्हें किया गया हर्षवर्धन अग्रवाल को। किसे रिप्लेस किया गया है इनके द्वारा? तो हर्षवर्धन अग्रवाल को इनके द्वारा आपका रिप्लेस किया गया है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है या फाउंडेशन कब हुई है इसकी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके कई बार आपके पूछे जा चुके हैं। तो 1927 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इन रॉकगन द्विपक्षीय अभ्यास 2025 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? वियतनाम, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ ही ले। क्या पूछा गया है आपका? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इन रॉकगन द्विपक्षीय अभ्यास 2025 भारत और किस देश के मध्य में आयोजित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण कोरिया के मध्य में इसे आयोजित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो एडिशन है वो कौन सा है। तो ये इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका एडिशन आपका पहला ही है, पहली बार इसका आयोजन किया गया है। आयोजन आपका कहाँ पर किया गया है, ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है। तो बिल्कुल आ सकता है। तो ये इसका आयोजन किया गया है 2025 के अंतर्गत बुसान शहर में। और बुसान शहर कहाँ पर है आपका? तो वो है आपके दक्षिण कोरिया में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2। कीरू जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? सतलज, चेनाब, ब्यास, सोन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है कीरू जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर आपका किया जा रहा है वर्तमान में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चेनाब नदी पर इसका वर्तमान में क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कौन से राज्य में आपकी स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब इसकी क्षमता की अगर हम बात करते हैं कि टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने का ये आपका कितनी लाइट का निर्माण करेगी, तो 624 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। हम बात करते हैं कि इसका जो कार्य है वो कब तक पूर्ण हो जाएगा, ये कंप्लीट कब तक हो जाएगा इसको बन के। तो
कब तक ये प्रोडक्शन करना प्रारंभ कर देगी, तो दिसंबर 2026 तक इसका टारगेट रखा गया है इसको पूरा करने का। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चिनाब नदी। निम्नलिखित में से जीवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? हुमा कुरैशी, नरेंद्र मोदी, ट्विंकल खन्ना, सलमान रुश्दी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2023 में भी पूछा गया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या पूछा गया, जीवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक पुस्तक किसकी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 हुमा कुरैशी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब हुमा कुरैशी कहाँ से बिलोंग करती है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके बॉलीवुड स्टार है आपके, क्या है आपके, इनका संबंध बॉलीवुड से, ये आपकी एक एक्टर हैं, सॉरी एक्ट्रेस हैं आपके, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और ये जो पुस्तक लिखी गई है वो क्या है आपके, काल्पनिक सुपर हीरो पर ये बिलोंग करती है। क्या है आपकी, काल्पनिक एक सुपर हीरो है जीवा, उसके करेक्टर पर आपकी ये आधारित है, या फिर कह सकते हैं इस चीज़ पर इसको लिखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत की पहली मोबाइल आधारित की वोटिंग प्रणाली के प्रारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिहार राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब हम बिहार राज्य के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज क्या है, इलेक्शन आपके संपन्न हुए हैं। तो देखिए बिहार इलेक्शन 2025 की हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको भी एक आइडिया हो सके इलेक्शन 2025 के बारे में। यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल जो विधानसभाओं की संख्या है वो 243 है, जहाँ पर आपकी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है, विनर बना है आपका एनडीए गठबंधन। ये आप इस तरह से लर्न कर लीजिए, एनडीए गठबंधन आपका विनर रहा है। जबकि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है, यहाँ पे लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है, तो वो है आपकी लार्जेस्ट पार्टी जो उभर कर आई है बीजेपी। वहीं दूसरे नंबर पे आपकी जेडीयू है और तीसरे नंबर पर आपकी आरजेडी है। अब एक एक करके बात करते हैं कि कितने फेज़ में यहाँ पे इलेक्शन हुए थे। तो ये आपके 2 फेज़ में इलेक्शन हुए थे। पहला इलेक्शन हुआ था आपका 6 नवंबर को, दूसरा इलेक्शन हुआ था आपका 11 नवंबर को, और रिजल्ट आज के दिन यानी 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आया है, जिसके अंतर्गत आपके फिर से चांस लग रहे हैं, या फिर से वही लग क्या रहे हैं, वही बनेंगे। कौन बनेंगे, नीतीश कुमार जी आपके मुख्यमंत्री बनेंगे। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिहार। कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कुमराम भीमराव संरक्षण रिजर्व की किस राज्य में ये स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना राज्य में ये स्थित है। तेलंगाना का गठन कब हुआ है, तो ये भी जान लीजिए 1 जून 2014 को इसका गठन हुआ है, जिसकी राजधानी आपकी वर्तमान में कौन सी है, तो वर्तमान में इसकी राजधानी है आपकी हैदराबाद। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ ले। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना। वेलकम टू पैराडाइज निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? सुधा मूर्ति, खलील जिब्रान, मिनाज मर्चेंट, ट्विंकल खन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ट्विंकल खन्ना के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और ट्विंकल खन्ना कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये भी आपकी बॉलीवुड से ही बिलोंग करती हैं। हालांकि इन्होंने फिल्म मूवी वगैरह बनाना बंद कर दिया है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनके पति का ही नाम है आपका अक्षय कुमार। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 4 ट्विंकल खन्ना। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एवं कृत्रिम मूंगा, यहाँ पे क्या है आपका मूंगा चट्टान का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? इम्फाल, सिंधुदुर्ग, रांची, बेलाडीला, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एवं कृत्रिम मूंगा चट्टान का निर्माण किस जिले में किया जाना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 सिंधुदुर्ग जिले में। अब ये जो सिंधुदुर्ग जिला है वो कहाँ पर आपका स्थित है? तो ध्यान रखना है महाराष्ट्र में ये आपका स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, गांधीनगर, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद शहर में इसका आयोजन किया गया है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से डिटेलिंग करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत भारत ने कितने मेडल प्राप्त किए हैं? नंबर 1 पॉइंट। भारत के द्वारा इसके अंतर्गत कौन सी रैंक प्राप्त की गई है? ये क्वेश्चन मोस्टली आपके इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पे। तो भारत ने इसके अंतर्गत आपकी 11th रैंक प्राप्त की है। टोटल 13 मेडल आपके प्राप्त किए हैं, जिसमें आपके 4 मेडल कौन से हैं? सिल्वर मेडल हैं। वहीं आपके 9 जो मेडल हैं वो आपके क्या हैं? ब्रॉन्ज मेडल हैं। अब देखिए एक एक करके अगर हम और भी बात करते हैं इसके अंतर्गत, तो आपका एडिशन कौन सा है? क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो जो एडिशन है वो 11th ही एडिशन है। प्रथम स्थान किस देश ने आपका प्राप्त किया है? तो चाइना देश ने आपका प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं दूसरा स्थान प्राप्त किया है कजाकिस्तान ने। कजाकिस्तान देश के साथ में तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? तो वो है आपका जापान। देखिए एक एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जिसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। भारत का चौथा अनुसंधान संस्थान अंटार्कटिका में कब तक पूर्ण बनकर तैयार हो जाएगा? जनवरी 2028, जनवरी 2029, दिसंबर 2029, जून 2030, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में भी थोड़ा समझेंगे। भारत का चौथा अनुसंधान संस्थान अंटार्कटिका में बनकर कब तक आपका पूर्ण हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जनवरी 2029 तक पूर्ण बनकर तैयार हो जाएगा। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो जो चौथा अनुसंधान संस्थान बनेगा उसका नामकरण क्या होगा? तो वो भी आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, नाम डायरेक्टली पूछ ले। तो इसका जो नाम होगा वो होगा आपका मैत्री सेकंड। क्या नाम होगा आपका? मैत्री सेकंड इसका नामकरण किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। अब एक एक करके बात करते हैं अदर रिसर्च सेंटर की या फिर अनुसंधान संस्थान की। तो भारत का पहला जो अनुसंधान संस्थान स्थापना की गई थी वो की गई थी आपके दक्षिणी गंगोत्री की। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। स्थापना कब की गई थी इसकी? तो 1983 ईस्वी में। वहीं आपका दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था आपका मैत्री ही था, जिसकी स्थापना की गई थी। कब की गई है? आपके 1989 ईस्वी में। अब इन दोनों को जो याद रखना है वो याद रखना है जी इनएक्टिव है। क्या है आपके? इनएक्टिव है, ये कार्य करना क्या कर दिया? बंद कर दिया गया है। वहीं जो थर्ड है आपका भारती, वही आपका ऑलरेडी एक्टिव मोड में आपका चालू है। कब है? 2012 में, जिसकी स्थापना की गई है। एक्टिव मोड पर ये वर्क इन प्रोग्रेस में है। इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत का चौथा अनुसंधान संस्थान जिसका नाम है मैत्री सेकंड, प्रारंभ कर दिया जाएगा या पूर्ण हो जाएगा जनवरी 2029 में। 107 डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बराक ओबामा, कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप, इमैनुअल मैक्रोन या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है आपकी ये। 107 डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, कमला हैरिस के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब कमला हैरिस कौन है वो देखिए। तो ये आपकी 49th वाइस प्रेसिडेंट बनी थी। कौन बनी थी? आपकी वाइस प्रेसिडेंट बनी थी। अब कहाँ की प्रेसिडेंट बनी है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये बनी थी आपकी यूएसए की। तो ये कहाँ से बिलोंग कर रही थी? तो ध्यान रखिएगा, कमला हैरिस आपके भारत के तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, क्योंकि तमिलनाडु की इनकी कौन थी? मदर थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ट्रिपल एलिमिनेशन प्राप्त करने वाला प्रथम देश कौन सा है? मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, सेशल्स, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO के द्वारा ट्रिपल एलिमिनेशन का जो सर्टिफिकेट है प्राप्त करने वाला प्रथम देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मालदीव।
अब ये ट्रिपल एलिमिनेशन होता क्या है वो समझ लीजिए। ऐसा देश जिसके अंतर्गत आपके 3 बीमारी, जिसमें से आपका HIV, सिफिलिस और तीसरा है आपका हेपेटाइटस। क्या है आपका? हेपेटाइटस बी। अगर इन तीनों में से कोई भी बीमारी के 2 साल तक कोई भी मरीज ना मिले, कितने साल तक? 2 ईयर्स तक कोई भी आपका मरीज ना मिले तो हम उसे क्या कर देते हैं? फ्री घोषित कर देते हैं। यानी उसे क्या कर दें? बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाता है किसके द्वारा? WHO के द्वारा। तो WHO ने हाल ही में ये सर्टिफिकेट दिया है मालदीव को, उसे इनसे मुक्त घोषित कर दिया है, जिसका नाम है ट्रिपल एलिमिनेशन मेथड। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 1 मालदीव। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक अपनी विधानसभा में पारित किया है? तो देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एक एक करके बात समझ लेते हैं। किस राज्य ने राइट टू डिस्कनेक्ट, क्या है आपका? राइट टू डिस्कनेक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, ये विधेयक है। तो देखिए किस राज्य ने राइट टू डिस्कनेक्ट के अपने विधानसभा में पारित किया है? सही आंसर पहले देख लेते हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है केरल। अब जो राइट टू डिस्कनेक्ट है वो क्या है, एक एक करके इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ें इम्पोर्टेंट आपकी बन जाती हैं। क्या है आपका राइट टू डिस्कनेक्ट? तो देखिए जैसे मान के चलिए कि आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं और जॉब का टाइम है आपका 6 PM का। तो जैसे ही आपने जॉब 6 PM में ऑफ की, आप घर चले गए 6 PM से मान के चला कि 8 AM तक। तो 6 PM से लेकर 8 AM तक आपके पास अगर कंपनी का कोई भी फ़ोन वगैरह आता है तो आप उसे कॉल को रिसीव नहीं करेंगे, ये आपका अधिकार है। इसे ही हम राइट टू डिस्कनेक्ट कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत सरकार के द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे बनाया गया? आलिया भट्ट, किरण राव, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत घोषित किया गया है। आपका किसके द्वारा किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। कब किया गया है ये भी मान लीजिए। तो ये किया गया है आपके 10 अक्टूबर को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, बर्लिन, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है बर्लिन में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बर्लिन में इसका आयोजन कब किया गया था? तो 12 से लेकर 14 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बर्लिन आपका कहाँ पर स्थित है? तो बर्लिन आपका जर्मनी में आपका स्थित है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। आयोजक कौन था, किसके द्वारा इसके आयोजित किया गया है? तो WHS फाउंडेशन इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत के प्रथम राज्य कौन सा है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधित करने का विधेयक पारित किया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रथम राज्य की बात की जा रही है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधित करने का विधेयक पारित किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केरल। अब ये जो केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो कौन सा है आपका? 1988 वाला ये 1972 वाला ये अधिनियम है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 4, केरल राज्य ने इसे पारित किया है। अटाकामा रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? मोरक्को, बोत्सवाना, पराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का सबसे ड्राई रेगिस्तान है आपका। कैसा रेगिस्तान है आपका? सबसे ड्राईएस्ट रेगिस्तान है आपका दुनिया का। किस देश में स्थित है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो स्थित है ना वो है आपके चिली देश में। किस देश में है आपका? चिली कंट्री में है, जो कि स्थित है आपके साउथ अमेरिका में।
साउदर्न अमेरिकी कंट्री है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी सना है? सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, ओमान, ईरान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया क्या है, सना किसकी राजधानी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ओमान की राजधानी है आपकी सना। अदर ऑप्शन देखते हैं तो सऊदी अरब की राजधानी आपकी रियाद है। वहीं संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी क्या है? तो वहाँ की राजधानी आपकी दुबई है। वहीं अगर हम ईरान की बात कर लेते तो क्या है, वो है आपकी तेहरान। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस जिले का है? बुलंदशहर, प्रयागराज, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस जिले का है अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011 के अनुसार? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, गाजियाबाद का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है उत्तर प्रदेश में। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार आगरा में स्थित है? नवाबगंज पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार, महावीर स्वामी पक्षी विहार, इनमें से कोई नहीं। 5वां नंबर इसमें ऐड कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विहार आपके कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सूर सरोवर पक्षी विहार आपके आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो ध्यान रखिएगा 1991 में इसकी स्थापना हुई है। जबकि नवाबगंज पक्षी विहार आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके उन्नाव में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में। सांडी पक्षी विहार की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपके हरदोई में है। और हरदोई में इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1990 ईस्वी में हुई है। वहीं महावीर स्वामी पक्षी विहार की बात करते हैं तो ये आपका स्थित है ललितपुर में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित है आपके आगरा में। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती? मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा कहाँ पे नहीं लगती है? उत्तराखंड से नहीं लगती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गौतम बुद्ध नगर की सीमा उत्तराखंड से आपकी नहीं लगती है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि कौन से जिले की सीमा उत्तराखंड से लगती है और कौन से की उत्तराखंड से नहीं लगती है। तो पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आपके पूछे जा चुके हैं कि उत्तराखंड से कितने ज़िले की सीमा लगती है और कितने ज़िले की सीमा आपकी नहीं लगती है। तो देखिए इससे जो टोटल सीमा लगती है वो लगती है आपके 7 जिलों की। अब वो 7 ज़िले कौन से, जिनमें से 1, 2, 3 ये ही हो जाएंगे आपके। दूसरा है आपका सहारनपुर हो गया है, बिजली हो गया। देखिए एक एक करके मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ। मुरादाबाद है, सहारनपुर है, बिजनौर है, नंबर 3। नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका? मुजफ्फरनगर। क्या हो जाएगा आपका? मुजफ्फरनगर हो जाएगा आपका। 5वां कौन सा है? जो कि आपका है बरेली है। क्या है आपका? बरेली है। 6वां आपका हो जाएगा पीलीभीत है आपका। और 7वां क्या है आपका? क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ चुका है रामपुर से। तो ये आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 2 आपके इधर हो गए, 3 इधर हो जाएंगे। तो 3 + 4 = टोटल हैं आपके 7 जिले, जिसमें से आपका गौतम बुद्ध नगर की सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार राज्य में सभी वर्गों का औसत जोत आकार कितना है? 0.53 हेक्टेयर, 0.73 हेक्टेयर, 0.81 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कृषि जनगणना 2011 के 15-16 के अनुसार पूछ रहा है कि सभी वर्गों के लिए औसत जोत आकार उत्तर प्रदेश में कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 0.73 हेक्टेयर। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 8, 9, 20 या फिर 15 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया? उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में पूछ रहा है तो कितने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आपके हैं ये 9।
लाल मृदा, पड़वा मृदा और भोटा मृदा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो लाल मृदा की बात करते हैं, एक एक करके देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपको। लाल मृदा बोला गया है, पंडवा मृदा बोला गया, भोटा मृदा बोला गया है कि उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में आपकी पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बुंदेलखंड क्षेत्र में ये पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 8.5%, 7.33%, 7.85%, 8.21% या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की कि कितने प्रतिशत है आपके कुल टोटल क्षेत्रफल के। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 7.33%। अगर हम बात करते हैं एरिया वाइज, तो देखिए अगर जब भी हम एरिया वाइज की उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो टोटल कौन से नंबर अब आपका उत्तर प्रदेश आता है? तो सॉरी, 4th रैंक है आपके उत्तर प्रदेश की। कौन सी रैंक है आपकी? 4th रैंक है। जबकि नंबर 1 पर आपका क्या है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पर आपका MP है, तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर उसके बाद आता है आपका UP है। तो ये रैंक भी आपको लर्न करनी है, एरिया वाइज है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 7.33% आपका जो क्षेत्रफल एग्जिस्ट करता है उत्तर प्रदेश ऑल ओवर भारत में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बस्ती, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जो जिला है वो है, सही होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका सोनभद्र। इसके अंतर्गत आप पे कितने % की नम भूमि है? तो वो भी आपको याद रखनी है, 5.81। कितनी है? 5.85% आपकी नम भूमि है सोनभद्र में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितना दिया गया है? 108, 10890, 108, 10801, 111 या इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आप पहले भी कई बार पूछ चुके हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की बात करते हैं तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1080। तो देखिए यहाँ पर 1090 है, वो क्या है? आपकी महिलाओं की हेल्पलाइन नंबर है, महिलाओं की सेफ्टी के लिए है। वहीं अगर आपको पुलिस बुलानी है तो आप 111 यूज कर दीजिए UP में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? कुशीनगर, बलिया, चंदौली, मऊ, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सबसे पूर्वी जिले की बात की जा रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बलिया जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। अगर हम बात करते हैं एक एक करके सभी जिलों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बाद में बनेंगे ही बनेंगे। तो देखिए ये जो क्षेत्र है वो ईस्ट है आपका, इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका साउथ हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं एक एक की। तो जो आपका सबसे बलिया है, क्या है आपका? बलिया जो जिला है वो आपका पूर्वी जिला है। वहीं अगर हम शामली की बात करते हैं तो वो आपका है, क्या होगा? वेस्टर्न हो जाएगा। साउथ में अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा है? तो वो आपका है सोनभद्र। वहीं अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका सहारनपुर है। तो इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार राज्य की सीमा से सम्मिलित नहीं है? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश का जिला है लेकिन वो अपने बिहार से सीमा साझा नहीं करता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मिर्जापुर। हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? हम बात कर लेते हैं बिहार की, कि बिहार से टोटल कितने ज़िले आपके सीमा साझा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं बिहार के साथ में टोटल कितने ज़िले आपके सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर टोटल आपके 7 जिला आपकी सीमा साझा करते हैं बिहार के साथ में। एक एक करके हम सबकी बात कर लेते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए नंबर 1 पर आता है आपका सोनभद्र। उसके बाद आपका नंबर जो आता है सोनभद्र के बाद में चंदौली है आपका। चंदौली की अगर हम बात करते हैं उसके बाद है गाजीपुर है आपका।
उसके बाद आपका बलिया रहेगा, बलिया के बाद है आपका देवरिया है, और देवरिया के बाद है आपका जो लास्ट बचा हुआ है कुशीनगर, नेक्स्ट वन है आपका महाराजगंज। इन जिलों की सीमा साझा करती है किससे? आपके बिहार से। टोटल आपके 7 जिला हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 4 राज्यों की सीमा लगती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया कि ऐसा कौन सा जिला है जिससे 4 राज्यों की सीमा शेयर करती है? सहारनपुर, सोनभद्र, कुशीनगर, आगरा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सोनभद्र। सोनभद्र से आपके कौन कौन से आपके राज्यों की सीमा लगती है? तो नंबर 1 है आपका बिहार, उसके बाद आता है आपका झारखंड, और उसके बाद आता है थोड़ा सा लगता है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ में ही आपका लगता है मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा सोनभद्र से लगती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? बाराबंकी, मथुरा, सोनभद्र, बांदा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में आपकी अफीम की खेती की जाती है? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 बाराबंकी। निम्नलिखित में से किस जिले में आम का निर्यातक जोन है? मेरठ, सहारनपुर, आगरा, प्रतापगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में आम का निर्यातक जोन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले आपके पूछे गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सहारनपुर में। सहारनपुर के साथ साथ आम का जो निर्यातक जोन है एक और जिले में और स्थित है, वो है आपके लखनऊ में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष चकबंदी योजना प्रारंभ की गई थी? 1954, 1955, 1952, 1953, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी परियोजना स्टार्ट की गई थी ऑप्शन नंबर 1 1954 में। ध्यान रखिएगा चकबंदी क्या होती है। तो मान के चलना किसी किसान के खेत यहाँ पर है, किसी के यहाँ पर है, किसी के यहाँ पर है, किसी के यहाँ पर है, लेकिन सरकार क्या करती है, इन चारों के बदले आपको एक चक के रूप में कहीं पर जगह अलॉट कर देती है। इसी को क्या बोलते हैं? ये चारों कहाँ मिल जाएंगे आपको? यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी को कहते हैं चकबंदी परियोजना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1954। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1959, 1960, 1962, 1963, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम किस वर्ष आपका पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1960 में। इसको हम सीलिंग कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, इसे हम सीलिंग कानून भी कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1999, 2001, 2003, 2005, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया गया था ऑप्शन नंबर 1 1999 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार स्थानीय निकाय में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है? 33%, 50%, 75%, 25%, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 33%। अब इसका प्रावधान कहाँ पे दे रखा है? तो अगर आप आर्टिकल नंबर 243 का डी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको इसका प्रावधान आपको मिल जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 यूपी में आपके 33% का आरक्षण प्रदान किया गया है महिलाओं को, जबकि भारत में बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दे रखा है आपके लोकल बॉडी में, यानी स्थानीय बॉडी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 33%।
लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी कब बना? 1921, 1936, 1930, 1950, इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी 1936 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। जबकि 1921-22 में कौन सी राजधानी बना था? तो ये आपकी आंशिक रूप से राजधानी बन गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि पूर्ण रूप से राजधानी 1936 में बना था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं है? रामगंगा, गंडक, यमुना, चंबल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चंबल। क्योंकि जो चंबल नदी है वो किसकी है? यमुना की सहायक नदी है, ना कि आपकी गंगा की। जबकि रामगंगा, गंडक और यमुना तीनों ही आपकी गंगा की सहायक नदी हैं। अब हम बात कर लेते हैं गंगा के बारे में। उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में कुछ चीज़ें समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए आपकी जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में प्रवाहित होती है? तो 28 जिलों में आपकी प्रवाहित होती है। बात करते हैं हम एंट्री की, तो एंट्री कहाँ से ये एंट्री करती है? तो ये आपके बिजनौर में एंट्री करती है। और एग्जिट उत्तर प्रदेश से कहाँ पर करती है? तो ये बलिया ज़िले से करती है। ये चीज़ आपको छोटी छोटी सी लर्न करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? सचिव, लेखपाल, प्रधान, विधायक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका सचिव शब्द है आपका। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ग्राम प्रधान इसकी अध्यक्षता करेगा। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे आपके 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, और उसमें भी कौन से करंट अफेयर्स हैं? यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स है, क्योंकि ऑलरेडी आपका संडे को एग्ज़ाम आने वाला है स्टेनोग्राफर का। उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज सभी के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।